कि जो भारत है, भारत में 83.6% जो वो महिलाएं हैं वो खेत जोतने का काम करती है, ठीक है। जिसमें कि प्लांटिंग का काम हो गया, वेडिंग का काम हो गया, हार्वेस्टिंग का काम हो गया, फिर ट्रीवेशिंग का काम हो गया। इस तरीके का काम जो है वो महिलाएं नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जैसे बैल से जोतने का जो खेत का काम होता है वो एक फिजिकल इंस्टीट्यूट टाइप का होता है, तो उसमें मैन ही बहुत ज़्यादा हद तक काम कर सकते हैं। इस तरीके के बारे में एक सोचा जाता है, मतलब एक मेंटेलिटी बना लिया गया है कि ये काम जो है ये पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पौधे रोपना, खरपतवार करना, निकालना, फसल काटना, कुटाई का काम करना, ठीक है, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, दिमाग में ऐसा आता है। ये 61वां नेशनल सैंपल सर्वे हुआ गया था 2004 से 5 में, उसमें ये बताया गया, ठीक है। तो ये एक दिमाग में बैठ गया है कि फार्मर में बहुत ज़्यादा जो है मैनुअल ताकत की ज़रूरत पड़ती है, एक फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वोमेन नहीं कर सकती है, एक मैन ही कर सकते हैं। इस तरीके का जो है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में सिर्फ खेत जोतना ही नहीं होता है, उसमें जो है एक थ्रेसिंग भी होता है, उसमें एक हार्वेस्टिंग भी होता है, ठीक है, तो प्लांटिंग भी होता है। तो इस तरह के काम जो है महिलाएं भी कर सकती है, लेकिन आज के मतलब पहले के जो लोग थे वो एक ऐसा माइंडसेट बना कर रखे हैं कि वोमेन नहीं कर सकती है, मैन ही कर सकते हैं इस तरीके के काम। तो इस तरीके से आप किसी कंस्ट्रक्शन का काम कहीं पे हो रहा है तो उसमें आप देखेंगे एक मैन भी कर रहा होता है काम, ठीक है, और एक फीमेल भी काम कर रही होती है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह काम हो रहा है आप लोग वहाँ पे भी जाके देखेंगे कि मैन भी काम करते हैं, फीमेल भी काम करती है। तो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम जो है वो कक्षा अधिकांश बच्चों को जो है वो नर्स के लिए महिला और पायलट के रूप में पुरुष को चित्र बनाने के लिए बोलती है, ठीक है। जो कि उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्हें ऐसा लगता है कि घर के बाहर महिलाएं कुछ खास काम ही अच्छी तरीके से कर सकती है। जैसे कि बहुत लोग ऐसा माइंडसेट बना कर रखे हैं कि जो नर्स का काम है वो महिलाएं अच्छी तरीके से कर सकती है, बाकी कोई भी काम वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकती है। टीचिंग का काम महिलाएं बहुत अच्छे से कर लेगी, ठीक है। तो इस तरीके का वो माइंडसेट बना कर रखी है, क्योंकि जो नर्स का काम होता है वो बहुत ज़्यादा विनम्र होता है, सहनशील टाइप का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो परिवार की जो भूमिका है वो अच्छे तरीके से निभा लेगी। इस तरीके से देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो साइंटिस्ट टाइप का काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है, जो कि लड़की और महिलाओं के पास टेक्नोलॉजी कार्य करने के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके लिए सक्षम नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्टीरियोटाइप का दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के, कि महिलाएं जो है वो डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकती है, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकती है, उसके अध्ययन के लिए जो डिग्रियां होती है वो जो है उसके सहयोग से उनको नहीं मिल पाता है, और लड़कों को जो है बहुत जल्दी ईजिली मिल जाता है। अधिकांश जो परिवार होती है वो स्कूल अपनी मतलब लड़कियों को नहीं भेजती है, लड़कों को ज़्यादा करके भेजती है, उनको ज़्यादा करके शादी के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरीके से दिमाग में एक स्टीरियोटाइप का बैठा हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम तक ही सीमित है, उनको सिर्फ ये समझा दिया गया है, एक दिमाग में ला दिया गया है कि उनका जीवन का जो लक्ष्य है वो शादी है सिर्फ, ठीक है। तो ये एक स्टीरियोटाइप्स है जो कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए घर वाले साथ नहीं देते हैं, उनको मीन्स सपोर्ट नहीं मिलता है और ना ही उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल पाता है। तो ऐसा समझा जाता है समाज में, सभी बच्चों को अपने चारों ओर दुनिया में देखेंगे कि उनके ऊपर एक प्रेशराइज का भी सामना करना पड़ता है। तो लड़कियों के पास जो है दिमाग नहीं है, इस टाइप से कहा जाता है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि चारों तरफ से उनको दुनिया का एक दबाव भी दिया जाता है, कभी यह भी दबाव की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो कभी हमारे और हमारे मित्र की तरफ से भी दबाव दिया जाता है। खास करके लड़कों को ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है कि उनको एक मतलब अच्छे जॉब किया जाए, ठीक है, एक अच्छा नौकरी करने के लिए उनको प्रेशराइज घर की तरफ से किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा सैलरीज मिले। यदि वो दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तब भी उनको चिढ़ाया जाता है, ठीक है, उनको धौंसा जाता है। और यदि वो मीन्स सरकारी जॉब नहीं करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तब भी उनको दूसरे जड़ से देखा जाता है। तो इस तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे फैमिली सपोर्ट करती है तो लड़कियों को और अपॉर्चुनिटी मिलता है, और उस स्टीरियोटाइप्स के से वो बाहर निकलती है और फिर वो कुछ कर पाती है, तो ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से एक लड़की है जो कि
रेल इंजन की आदमी चलाता है, ठीक है। एक ऐसा माइंड सेट बना लिया है कि जो गाड़ी होती है वो सिर्फ एक मैन ही चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती है। तो यहाँ पे एक झारखंड और गरीब आदिवासी के परिवार से बिलोंग करती है, जो 27 वर्ष की लड़की है, उसका नाम लक्ष्मी लकाड़ा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये पूरे गर्ल्स के माइंडसेट को ही बदल देती है। वो एक नॉर्थ रेलवे में उनका पहली बार ड्राइवर में रिजल्ट होता है, ठीक है। और उनके लक्ष्मी के जो माता पिता होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और लक्ष्मी को बहुत बच्चे से ही संघर्ष करना पड़ता है। लक्ष्मी की जो शिक्षा होती है वो एक सरकारी स्कूल में होती है। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ जो है लक्ष्मी घर का भी काम करती है, और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो अपने और भी जिम्मेदारियों के साथ अपना हाथ भी बटाती है। फिर उसके बाद मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करके इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री भी लेती है, और उसके बाद वो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठती है और वो पहले ही कोशिश में पास भी हो जाती है। उसी तरीके से जो है लक्ष्मी यहाँ पे कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई ये कहता है कि फलाना काम लड़कियाँ के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। मीन्स जब कोई इस लड़की से कहता है कि ये काम लड़की के लिए नहीं है, तो ये लड़की उसी काम को और अच्छे से करके दिखाती है, ताकि इंसान का माइंडसेट चेंज हो, ठीक है। तो लक्ष्मी के जीवन में कैसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, तब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाने, और जब उसने तय किया कि वो इंजीनियर ड्राइवर बनेगी, इस तरीके से ये पहली ड्राइवर बनी, और सभी जो स्टेरियोटाइप्स थी, रूढ़िवादी थी इंसान के मतलब दिमाग की, उसको वो चेंज किए, ठीक है। तो इसी तरीके से वो एक सीधा साधा फैमिली उनका बिलोंग करता है। वो उसकी दृष्टिकोण जो थी वो सीधी सादी थी। उसके बाद वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, और मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ। वो अपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से कर पा रही है। इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पे किस तरीके से लड़कियाँ जो है आगे निकल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि परिवर्तन के लिए एक सीख के लिए स्टोरी यहाँ बताया गया है। जैसे स्कूल में हर साल जो है अधिकाधिक बच्चों के एडमिशन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू ये समझाया गया है कि एक लड़के के ऊपर किस तरीके से प्रेशर दिया जाता है पढ़ने के लिए और एक अच्छी जॉब के लिए। तो एक जेवियर नाम का लड़का होता है जो 10th क्लास में उसका रिजल्ट निकलता है, और बहुत ज़्यादा वो खुश रहता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि वो उसका साइंस में और मैथ्स में बहुत कम नंबर मिलते हैं, और उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री होता है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं जेवियर के, जब उसके रिज़ल्ट देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और कहते हैं कि हे भगवान, तुमने तो 65% ही लाए हैं, और जो फिजिक्स है उसमें तुम्हारा बहुत कम नंबर आया है। तो जो बच्चा होता है, जेवियर जो होता है, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, मैं मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे जो पढ़ना है वो मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो उसके पिता जो है वो समझाते हैं कि स्कोप हिस्ट्री में बहुत कम है, और तुम हिस्ट्री पढ़ना ही क्यों चाहते हो, इसमें कोई मतलब भविष्य में इसके बारे में तुमने सोचा क्या है। तो वो पिता से कहता है कि इतिहास से जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस तरीके से वो कहते हैं। लेकिन फिर उसके पिता कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तो ये बच्चा कहता है कि पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से गॉसिप होती है। फिर यहाँ पे ये देखा गया है कि ये बच्चा जो है बहुत समझदारी से काम लो, इनको ही इनके पिता समझाते हैं, मैथ्स ले लो, साथ में कंप्यूटर भी ले लो, और कंप्यूटर सीखने में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से एक लड़के के ऊपर पेरेंट्स भी दबाव बनाते हैं कि तुम इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ो ताकि तुम्हें और अच्छी जॉब मिलेगी आगे। तो यहाँ पे इस कहानी से ये सीख मिलता है कि बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसकी जो भी इच्छा है उनको वो उस इच्छा के अनुसार पढ़ने देना चाहिए, ताकि वो अपने फील्ड में और भी अच्छे वर्क कर सके। और कुल मिला के बात ये है कि जेवियर जो है वो अपने फैशन को फॉलो करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम यही काम करो ताकि तुम्हें आगे स्कोप अच्छी मिले, जॉब अच्छी मिले, ठीक है। इस तरीके से जो है लड़कों के ऊपर भी प्रेशराइज किया जाता है। अब आगे यहाँ पे एक स्टोरी के द्वारा यहाँ समझाया गया है कि एक रमाबाई है, ठीक है, जो कि ये बचपन से कभी पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही इसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। तो ये जो है ना अपने बेटी के साथ, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर डाली है, और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो महिलाएं की शिक्षा, महिला का जो शिक्षा है, वमेन का जो शिक्षा होता है, ये
योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई होती है, इसके बारे में एक आत्मकथा लिखी गई है, ठीक है। और इसके जो पेरेंट्स होते हैं उसी से ये पढ़ना लिखना सीखी है, और इसका नाम जो है ना पंडिता रख दिया गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उनको संस्कृत अच्छे से पढ़ना लिखना आता है, वो पढ़ना लिखना जानती है, ठीक है। उस समय जो औरत के लिए पढ़ना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। औरत को तब यह ज्ञान अर्जित करने की जो है अनुमति नहीं थी। 1890 की बात है। उस समय जो वोमेन थी उनको पढ़ना जो है अलाउ नहीं किया गया था, उसके पेरेंट्स घर से अलाउ नहीं किए थे। उसके बाद पुणे के पास एक खेरगांव है जहाँ पे एक मिशन स्थापित किया गया था, और ये वोमेन जो है कुछ विधवा महिलाएं थी, ठीक है, कुछ पुअर वोमेन थी, उनको पढ़ने लिखने के लिए स्वतंत्र शिक्षा दिया जाता था। वहाँ पे जो लकड़ी की चीज़ें बनाने की कारखाना छापा खाना भी चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उनको सिलाई वगैरह सिखाती थी। वर्तमान में भी आज जो है ऐसा नहीं है, आज भी लोगों की माइंडसेट सही हो रही है, बट ये माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे तय हो रही है, धीरे धीरे मतलब बढ़ती जा रही है। आज लड़कियों को थोड़ा छूट दिया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन बट ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। तो ये रमाबाई की मिशन जो है आज भी सक्रिय है, एक्टिव है, ऐसा बताया गया। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सोचने लगते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना एक साधारण बात है, ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, बहुत कठिन है। तो उस समय के भाई ज़माने में बच्चों को स्कूल जाना वाकई में कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि कुछ के घर के जो पेरेंट्स थे वो लड़कियों को प्रोवाइड नहीं करवा पाते थे शिक्षा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस रहे थे शिक्षा नहीं प्रोवाइड करवाने की। जैसे कि स्कूल बहुत दूर पड़ता था, जो रूरल एरिया है वहाँ पे स्कूल बहुत दूर हुआ करती थी, बसें नहीं मिलती थी, ठीक है, वैन नहीं मिलता था, और कुछ बच्चों को पैसे नहीं मिल पाते थे, गरीबी के कारण कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो बहुत सारे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कुछ बच्चे के लिए स्कूल जाना और पढ़ना जो है पहुँच से बाहर होता था, अनुचित बात मानी जाती थी। मीन्स पढ़ना जो है उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता था। लड़कियां अगर पढ़ेगी तो लड़कों को दबा के रखेगी, इस तरीके का माइंड सेट बना के रखा गया, ठीक है। अधिकांश बच्चे जो है वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। तो जो लड़के होते थे वो वही काम करते थे जो उनके परिवार में होता। जैसे कि किसी के फादर जो है अगर फार्मर है तो उसका बेटा भी फार्मर का ही काम करेगा, ताकि जो है उस काम को करने में सहूलियत हो, ठीक है। और जो लड़कियां होती थी वो काफ़ी स्थिति खराब हुआ करती थी समाज में। जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, देखिए वहीं पे लड़कियों को जो है अक्षर का कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था, और लड़कियों को पढ़ने की कोई अनुमति नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इस तरीके से जो परिवार है, फैमिली है, जहाँ कुम्हार बुनकर या वस्त्र बनाना हस्तकला सिखाया जाता था, तो ये धारणा जो थी ये लड़कियों और औरतों के काम केवल सहायता तक ही सीमित था। मीन्स जहाँ पे अगर लड़के कोई काम कुम्हार का कर रहे हैं तो लड़का सिर्फ उस कुम्हार का लड़कियां जो है उस कुम्हार का सिर्फ हेल्प करेगी, ठीक है। तो कुम्हार का जो एक बिजनेस है वो स्त्रियां जो है मिट्टी एकत्र करती थी बर्तन बनाने में और उसे तैयार करती थी, ठीक है। चूँकि चाक नहीं चलाती थी इसीलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। तो लड़कियां सिर्फ मिट्टी लाती थी और लड़का जो है चाक चला करके उसे बर्तन वगैरह बनाता था। तो लड़कियों को कुम्हार नहीं समझा जाता था, सिर्फ लड़कों को ही कुम्हार समझा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके का माइंड सेट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 19वीं सदी में लगभग 220 साल पहले जो है वो शिक्षा के बारे में नए विचार का जन्म लिया गया था। तो जब उस समय ब्रिटिश काल थी तो ब्रिटिश काल में महिलाओं को शिक्षा के ऊपर भी कोई दबाव नहीं दिया गया था, ना ही उनको पढ़ने लिखने के लिए कोई ऐसी राह दिखाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को सिर्फ हमारे देश को लूटना था, ठीक है। जो हमारा एक कल्चर था, ट्रेडिशनल था, उनको तोड़ना था। तो उस समय भी महिलाओं की शिक्षा के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। विद्यालय जो थी वो अधिक प्रचलन में उसके बाद वो 19 सेंचुरी के बाद आई है, ठीक है। उसके बाद समाज जो है वो पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। उसके बाद बच्चे जो है स्कूल भेजने लगे थे, तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर विरोध बहुत हुआ था। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां और पुरुष ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए, स्त्रियों पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष की। तो इस तरीके से जो महिलाएं होती है वो संघर्ष करती है, ठीक है। इस तरीके से जो गर्ल्स को पढ़ने के लिए एफर्ट मारी थी वो एक हम लोग स्टोरी से देखें कि एक रमाबाई थी, ठीक है। और दूसरा स्टोरी से हम लोग देखेंगे कि राज सुंदरी देवी है, ठीक है। दूसरा स्टोरी से देखेंगे कि राज सुंदरी देवी है जो कि 200 साल पूर्व पहले पश्चिम बंगाल में वो जन्म लेती है, ठीक है। 60 वर्ष की अवस्था में वो जो है
बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखती है। उनके पुस्तक का जो नाम रहता है वो अमार जीवन नाम होता है, ठीक है, अमार जीवन। तो ये जो है ना भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी जो है वो एक धनवान परिवार की गृहिणी होती है, ठीक है। उस समय के लोग जो थे उन्हें काफ़ी विश्वास था कि लड़की पढ़ती लिखती है, और तब वो जो है ना एक पति के लिए क्या होता था, दुर्भाग्य साबित होता था। लड़कियां अगर पढ़ लेगी तो वो पति ही को अपने अंदर दबा के रखेगी, ठीक है, अगर और ज़्यादा पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी। इसके बाद भी जो है ये सब जानने के बाद भी जो राज सुंदरी है वो सभी रूढ़ियों को तोड़ करके पढ़ती है शादी के बाद भी, ठीक है, सबसे छुप छुपा करके अपने फैमिली से पढ़ती है। उसके बाद वो जो है शिक्षा प्राप्त करती है। तरीके से देखिए किस तरीके से जो है महिलाओं की इच्छाओं को दबाया जाता था, ताकि अगर महिलाएं की इच्छा भी हो पढ़ने की तो वो पढ़ ना सके, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बात ही कह दिया जाता था कि उसके हस्बैंड जो है मर जाएंगे, वो विधवा हो जाएगी। इस तरीके का एक रूढ़िवादी फैला के रखा था, स्टीरियोटाइप्स का फैला के रखा था। तो इस तरीके से लोग अगर पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ पाते थे। तो अब यहाँ देखेंगे वो जो राज सुंदरी थी वो बहुत सवेरे अपना काम शुरू करती थी, ठीक है, उसके बाद लेट नाइट तक वो काम करती थी, इसके बीच में वो कहीं रेस्ट नहीं करती थी। फिर उसके बाद जब वो 14 साल की हो गई तो उसके मन में जो है एक इच्छा आ गई थी कि मैं पढ़ना सीखूंगी, ठीक है। तो वो एक धार्मिक पांडुलिपि जो थी वो पढ़ना सीखी। उसके बाद में वो अपने दिमाग में लाती है कि मैं अभागी थी, जो कि दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। उसके बाद ये भी सोचती है कि मैं स्वयं ही अपने विचार का विरोध करने लगी हूँ। फिर उसके बाद में वो सोचती है कि मुझे क्या हो गया है, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। तो उसके दिमाग में पॉजिटिव वे भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, इस तरीके से वो दोनों बात को सोच रही है। तो फिर एक दिन जो है वो सपना देखती है, ठीक है, देखती ये है कि मैं चैतन्य भागवत जो कि एक संत थे, ठीक है, उसके जीवन उसके जीवन जो है वो पढ़ रही थी। उसके बाद दिन में जब समय में वो रसोई में बैठती है तो वहाँ पे वो जो है उसके जो पति होते हैं उसके बुक जो होती है विपिन की, वो अपने बेटे से कहती है कि जब मैं तुम्हें मांगूंगी बेटे तो तुम यहाँ पे रख देना मेरे पास, ठीक है। तो चैतन्य भागवत जो है वो वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। तो उसका बेटा जो है वो चैतन्य भागवत जो होता है वो अंदर ले आता है। उसके बाद वो पुस्तक जो है वो छोड़ के चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से राज सुंदरी पढ़ने के लिए सीखती है। तो वो पुस्तक को जो है ना अपने पास छिपा के रख लेती है, और उसके बाद में जो उसका बेटा था वो ताड़ पे वो लिखा करता था, ठीक है, जो ताड़ का पत्ता होता है उस पे वो लिखा करता था। तो वो ताड़ के पत्तों से लिपि को सीखती थी और उस बुक को फिर से वो पढ़ती थी, ठीक है, पढ़ने का उसको अभ्यास करती थी। तो उसमें जो है उसको एक मौका मिला, ठीक है। उसके बाद उस पन्ने को अक्षर का मिला करके वो अक्षर को भी पढ़ती थी। उसके बाद शब्द का मिलान करने का कोशिश करती थी, और दिन भर जो है वो सुनती रहती थी। अत्यधिक बहुत ज़्यादा जतन की कोशिश की, एक लंबे समय के बाद जो है वो पढ़ने के लिए सीख गई। तो वो भागवत बुक को पढ़ने के लिए तारपत्र जो उसका बेटा लिखा करता था वो उससे वो पांडुलिपियों को जोड़ जोड़ के इस बुक को पढ़ने के लिए सीखती है, ठीक है। तो राज सुंदरी को जो है एक अक्षर का ज्ञान जो है चैतन्य भागवत पढ़ने का एक अवसर भी उनको दिया था, और फिर जो है वो स्वयं लेखन से संसार को, उस समय स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का भी उनको एक अवसर मिला, ठीक है। राज सुंदरी जो है रोज के अनुभव से कुछ ना कुछ वो सीखती थी और विस्तार से वो लिखती थी, ठीक है। फिर दिन भर जो है क्षण भर का विश्राम भी नहीं करती थी, और इतना भी उनको समय नहीं था कि जरा बैठ के कुछ खा ले। इस तरीके से आप दूसरा स्टोरी भी देख लिए। तो यहाँ पे देखिए ये राज सुंदरी है देवी है जो कि रुकैया हुसैन जिन्होंने पढ़ने लिखने की अनुमति उनको नहीं मिलती थी। इस स्थिति के बाद भी जो है वर्तमान समय भारत की संख्या लड़कियों की जो है आज भी बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षा की सुविधा के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है, ठीक है। तो भेदभाव भी बहुत ज़्यादा स्कूल में किया जाता है। समाज और वर्ग की ऐसी पृष्ठभूमि है जो बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान कर सकती है। विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत के लिए क्या एक चुनौती है। अब जैसे कि कोई बॉयज़ है वो बाहर पढ़ने के लिए जा सकता है, बट लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती है। आज भी बहुत ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे लड़कियां शाम अंधेरा होते होते उनको घर आ जाना है, चाहे उनका क्लास 6 बजे के बाद ही क्यों ना हो या शाम 7 बजे के बाद ही क्यों ना हो। तो ये ऐसी रूढ़िवादी भावना
इंसान के दिमाग में बैठी हुई है। अर्बन एरिया में तो ऐसा बहुत कम होता है, बट रूरल एरिया में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। गांव का जो एक स्टेरियोटाइप्स होता है, दिमाग में बैठा हुआ है, कि मेंटेलिटी बैठी हुई है, तो वो दिमाग में आज भी कहीं ना कहीं गांव में ऐसा देखा जाता है। बट जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे कुछ हद तक अभी सुधार आई है। तो रात 8 बजे तक भी अगर लड़कियाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाती है तो उनको पढ़ने दिया जाता है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उसी गरीबी को लड़की देख करके आगे पढ़ लेती है और जॉब लेती है, उससे बहुत बड़ा मतलब समाज को भी शिक्षित करती है। आप इस तरीके से कुछ कुछ न्यूज़ में भी देखते होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस वगैरह आती है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज वर्तमान समय में जो शिक्षा है उस शिक्षा को दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के युग में जो लड़कियां हैं वो लड़के और लड़कियों को विशाल संख्या में विद्यालय भी जा रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा का अंतर आज भी है, ठीक है। हर 10 साल में क्या होता है, जनगणना होता है, जिसमें कि पूरे देश में जनगणना होती है। इसमें से भारत में जो रहने वाले लोग हैं उसके बारे में भी दिया गया है, जैसे कि उनकी जनगणना आयु पे भी होती है। फिर पढ़ाई के बारे में भी जनगणना होता है, पढ़ाई द्वारा किए जाने वाले काम जो होती है उसके बारे में होता है। तो यहाँ पे एक जनगणना किया गया है जो 1961 का जनगणना किया गया है। तो उसमें देखा गया है कि 40% जो शिक्षित है वो मैन है, ठीक है। 40% शिक्षित मैन है। अब यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में यहाँ दिया गया है, जिसमें कि 4th नंबर पे इक्वालिटी एडुकेशन आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि जहाँ पे 40% जो है मैन पढ़ रहे हैं वहीं पे 15% लड़कियाँ पढ़ रही है, ठीक है। ये 1961 की जनगणना है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि 2011 में जहाँ पे 82% मैन पढ़ रहे हैं तो वहीं पे 62% क्या है, महिलाएं पढ़ रही है। तो कहीं हद तक 15% जहाँ था वहाँ पे 62% आया। इस तरीके से महिलाएं की जो शिक्षा है वो बढ़ती जा रही है। तो पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच में जो अनुपात है वो बढ़ रहा है। जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है, लेकिन जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कंपेयर किया गया है फीमेल और मैन में। तो ये जो है बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और भी कोशिश करनी है। तो एक लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो पढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है एक टेबल दे करके कि जो प्राइमरी होती है 1 से 5 तक लड़के देखिए कितने पढ़ रहे हैं और लड़कियां, और टोटल मिला के यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो ये सबके लिए है और ये एससी के लिए और एसटी के लिए है। तो देखिए किस तरीके से कम होती जा रही है। तो एससी एसटी जो होती है, आदिवासी जो होते हैं, उन लोगों की पढ़ाई में काफ़ी मीन्स सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से जो एससी एसटी होती है लड़के लड़कियां शामिल है। तो यहाँ पे बताया गया है। तो ये फिगर जो है आपको कुछ क्लियर कट बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे लड़कियाँ जो है वो पढ़ ली हैं और लड़कियाँ जो है नहीं पढ़ पाई, ठीक है। तो ये पहले का दिया गया आंकड़ा है, ये अभी का नहीं है। उसी तरीके से जो सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, उसके बाद फिर ये माध्यमिक शिक्षा जो है, यहाँ पे लड़के पढ़ रहे हैं और कुछ लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ दी है। तो इस तरीके से घटता बढ़ता आंकड़ा को दिखाया गया है। तो ये 2018 का दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ दिखाया गया है, इसी बात को बताया गया है कि जो एससी एसटी जातियाँ की लड़कियाँ होती है वो स्कूल जाना छोड़ देती है, ठीक है। और जो दलित आदिवासी होती है वो स्कूल जाने में जो है वो संभावना बहुत कम होती है। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि जो एससी एसटी की लड़कियां की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियां जो होती है वो शिक्षा को भी प्राप्त नहीं कर पाती है, उसकी संभावना बहुत कम होती है। आज भी जो महिलाएं मुस्लिम है वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाती है, पिछड़ जाती है शिक्षा से, क्योंकि उनका दो ऐसे तो बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने नज़रिए से देख के बता रही हूँ कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो इनकम ऑफ सोर्स है वो भी बहुत कम है, तो गरीबी के कारण भी मुस्लिम लड़कियाँ जो है वो नहीं पढ़ पाती है। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो
रूढ़िवादी को तोड़ करके आगे बढ़ जाती है, कितनी भी चाहे प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उस चीज़ को फेस करके आगे बढ़ ही जाती है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लड़कियों के स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है। ठीक है, जबकि अन्य समुदाय की जो लड़कियां होती है वो 4 वर्ष का समय बिता रही है। तो इस तरीके से जो दलित आदिवासी है, मुस्लिम है, ये सब के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो छोड़ देने का बहुत सारा कारण होता है, जैसे कि अब छोटे छोटे बच्चे लोग भी कमाना शुरू कर देते हैं घर चलाने के लिए, तो ये भी कारण हो सकता है। कुछ लड़कियां जो होती है उनके पेरेंट्स बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, तो ये भी कारण हो सकती है। तो ये पहले के ज़माने के कारण बताए गए हैं। अब तो यहाँ पे सरकार जो है वो 18 से 21 कर दी है मैरिज की। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र है इसमें नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित स्कूल भी नहीं होती है, ना ही टीचर होते हैं। और विद्यालय घर के पास ना होने के कारण भी जो है वहाँ पे उनको साधन वगैरह नहीं मिलता है, स्कूल वगैरह जो बस वगैरह वैन वगैरह वो भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, जो व्यवस्था होती है वो भी नहीं मिल पाती है। उस लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल उसको भेजना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जो लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। कुछ परिवार जो होते हैं बहुत ज़्यादा गरीब होती है। ठीक है, अपने बच्चे को पढ़ने का खर्च तक नहीं जुटा पाते हैं, उठा पाते हैं। इस तरीके से इस स्थिति में लड़कियों की जो शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा भी उनको नहीं मिल पाती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ जो है शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। ठीक है, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि ओम प्रकाश के साथ किया गया था। तो यहाँ पे 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि महिलाएं किस तरीके से आंदोलन करती है, मीन्स वोमेंस मूवमेंट्स चलता है। ठीक है, तो महिला और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने के लिए अधिकार के लिए जो है यहाँ पे लड़ाई किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। जैसे कि कानूनी अधिकार हो गया, उसमें सुधार किया गया था। वायलेंस हो गया, हेल्थ हो गया, लड़की और महिलाओं की स्थिति में बेहतर हुई। तो जब वो प्रोटेस्ट करना शुरू किए थे तब जाकर के आज महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधार आई है। जैसे कि औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर अपने परिवर्तन के लिए संघर्ष की थी। ठीक है, फिर जो संघर्ष की थी महिलाओं को, उसको आंदोलन कहते हैं, मीन्स वोमेन मोमेंट्स कहा जाता है। देश में बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पे औरत और महिलाएं संगठन जो है इस आंदोलन के हिस्से में भाग लेती है, और इस आंदोलन के हिस्से को पुरुष जो होते हैं वो बहुत हद तक सपोर्ट भी किए हैं, तभी जाके महिलाएं आज आगे बढ़ी है। ठीक है, इस आंदोलन में बहुत लोग जुट कर मेहनत भी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है एक जीवंत आंदोलन जो है बनाती है। तो इसमें चेतना जागृत करने के लिए जो भेदभाव का मुकाबला किया जाता है, इससे न्याय भी मिलती है। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट काफ़ी हद तक महिलाओं को सपोर्ट भी की है, उनको न्याय भी दिलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना अभियान के थ्रू जो है महिलाओं को सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि अब देखिए महिलाओं के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया था कि स्कूल नहीं भेजा जाता है, लड़कियों की तुलना में लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत कम भेजा जाता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ने के लिए छूट दी जाती है। ठीक है, तो उनके साथ जो जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो वायलेंस किया जाता है, उसके विरोध में एक अभियान चलाती है। ठीक है, जिसको कि वोमेन मोमेंट्स कहा जाता है। तो वो एक वोमेन मोमेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है, जो 2006 में एक कानून बना के लाया गया था कि एक फिजिकल और मेंटली वॉयलेंस को जो है महिलाएं जब वो ज़्यादा तरीके से घिरी हुई रहती है, कैसे जैसे कि वो स्कूल जाती है, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मेंटली या फिर वही फिजिकली वॉयलेंस किया जाता है। ठीक है, तो उसको सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो 2006 में एक कानून आया था जिसके तहत वोमेन को बहुत हद तक सुरक्षा दी गई है। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो अपने जैसे कहीं जॉब करती है, ठीक है, कहीं काम करती है, तो वहाँ पे भी उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली हरासमेंट किया जाता है जहाँ पे वो जॉब करती है। इस तरीके से जो वोमेन्स मोमेंट्स है वो एक अभियान चलाया गया था, जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट जो है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए उनको सुरक्षा भी दी गई है। ठीक है, एक दिशा निर्देश भी उनको दी गई है। ठीक है, तो जहाँ पे वो पढ़ती है, जो शैक्षणिक संस्था है, वो महिलाओं के साथ होने वाले जो फिज़िकल हरासमेंट है, जो सेक्सुअल हरासमेंट है, उनसे उनको सुरक्षा दी जाएगी। इस टाइप का वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन ने दहेज प्रथा की आवाज़ उठाई थी। ठीक है, जो नवविवाहित
होती थी लड़कियां, उनके ससुराल पक्ष वाले उनको दहेज के कारण जला दिया करते थे। ठीक है, तो महिलाएं संगठन ने इस बात के लिए कड़ी आलोचना भी की, उसके लिए प्रोटेस्ट किया, संगठन बनाई। ठीक है, फिर आंदोलन की। तो इस तरीके से जब आंदोलन वो करती है तो सुप्रीम कोर्ट उनके साथ भी खड़े होते हैं और उनको न्याय भी मिलता है। तो ये उस समय न्याय के लिए जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसके बाद ये आपस में बहुत सारे जो अनुभव होती है, जानकारियाँ होती है, वो आदान प्रदान की जाती है। समाज का एक बड़ा जो सार्वजनिक मुद्दा बन गया है। ठीक है, जो अखबारों में छाने लगा है। तो दहेज के लिए भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि ये सत्या रानी नाम की लेडीज़ है। ठीक है, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठी हुई है। तो ये दहेज के लिए जो है उनको मार दिया जाता है और अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए एक लंबे समय से मुकदमे की हुई रहती है। ठीक है, मुकदमा लड़ती है सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे उसको क्या है, न्याय भी मिलता है। ठीक है, तो जागरूक करने के लिए देखिए क्या क्या किया जाता है। आप न्यूज़पेपर में भी जो है जागरूक कर सकते हैं, उसमें फैला सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न चलाए जाते हैं जिससे महिलाओं को या समाज में ऐसी जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, फिर आंदोलन भी किया जाता है, फिर गीत के माध्यम से भी फैलाए जाते हैं, फिर नुक्कड़ नाटक किया जाता है, जनसभा के माध्यम से भी संदेश लोगों के बीच पहुंचाया जाता है कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद में जब लोग इसका उल्लंघन करते हैं तो महिलाएं क्या करती है, अपने हित के लिए प्रोटेस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कानून हो गया, नीति द्वारा तो महिलाओं आंदोलन के खिलाफ जो है आवाज़ भी उठाती है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए महिलाएं क्या करती है, रैलियां करती है, प्रदर्शन करती है। ठीक है, और बहुत हद तक जो है ये असरकारक भी होता है यह सब तरीका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ती है। यहाँ पे 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जो है 14 अगस्त को वघा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैंडल्स रैली वगैरह निकालती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के जो लोग के बीच बंधुत्व होता है वो प्रदर्शित करते हैं और औरतें जो हैं वो जलती हुई मोमबत्ती को उठा रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से महिलाएं प्रोटेस्ट करती है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो देखेंगे। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स की धारणा बनाई हुई है, इसका मतलब ये होता है कि किसी धार्मिक, आर्थिक या क्षेत्रीय समूह के लोगों की जो विशेषताएं होती है, ठीक है, यह केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं। अब जैसे कि एक मेंटालिटी बना लिया गया है कि जो लेडीज़ है, जो टीचर का ही काम कर सकती है, जो गर्ल्स है वो पढ़ा ही सकती है, नर्स का काम कर सकती है। तो ये एक स्टीरियोटाइप्स का दिमाग में जन्म लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से लड़कियों को अलग अलग विषय के लिए भी कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ एक ही काम कर सकती है। आज के डेट में लड़कियां बहुत सारे काम करती है। लड़कियां पायलट्स भी है, नेवी में भी है। ठीक है, मतलब हर फील्ड में आप देखेंगे कि लड़कियां आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो ये जो एक दिमाग में स्टीरियोटाइप का बनाया गया उसको ख़त्म करनी चाहिए। आज के डेट में ख़त्म तो हो रही है बट थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। जो अर्बन एरिया है वहाँ तक तो सही है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पे आज भी ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। तो यहाँ पे अब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट जो किया गया है ये तब होता है जब लोगों के बीच में आदर और समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, तब व्यक्ति जो है वो संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाती है। उसके बाद भेदभाव होता है। ठीक है, तो भेदभाव किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं उसको कहा गया उल्लंघन है। ठीक है, जब कोई कानून तोड़ता है तब ये खुले रूप से या कोई अपमान करता है तब हम कह सकते हैं कि वो उल्लंघन किया है। अब यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है। तो सेक्सुअल हरासमेंट वो होता है जब किसी वोमेन की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जो है सेक्सुअल किया जाए। ठीक है, उसके जुड़ी जो भी शारीरिक है या मौखिक जो हरकतें होती है वो सब करने को सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर डिस्कस किए हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।